हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लाइव प्रोसेस, उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोल क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है? हमारे बॉडी के अंदर वो पावर है, वो शक्ति है जो किसी भी काम को स्लो कर सकता है, फास्ट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है एंड स्टॉप कर सकता है। वो पावर हमारे बॉडी में किसके पास है? हमारे नर्वस सिस्टम के पास। और नर्वस सिस्टम में किसके पास है? हमारे ब्रेन के पास है। एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मींस मिलजुल कर किसी भी काम को करना। कोऑर्डिनेशन क्या है? मिलजुल कर किसी भी काम को करना ही आपका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उस समय आपके जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो बढ़ी हुई होती है, एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। जैसे ही आप एक्सरसाइज को स्टॉप करेंगे, आपके जो भी ऑर्गन्स उस समय इन्वॉल्व हो रहे थे वो सब अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। आप एक्सरसाइज करने का काम कर रहे थे, उसमें इन्वॉल्वमेंट सबका हो रहा था, हार्ट का हो रहा था, लंग्स का हो रहा था, किडनी का हो रहा था, आपके न्यूरॉन्स के हो रहे थे। जैसे ही आप अपने जो है स्टॉप कंडीशन में आते हैं, जैसे ही आप एक्सरसाइज को स्टॉप कर देते हैं तो आपके जो भी लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, ये सब अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। मींस आपको समझ में आ गया कंट्रोल क्या है एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो इसमें देखते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं। फर्स्ट तो हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन हम लोग न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, कैसे हम लोग देखेंगे ये सब, पूरा रिफ्लेक्स पाथवे भी देखेंगे एंड ब्रेन हम लोग पढ़ेंगे। एंड इसके अलावा हम लोग स्पाइनल कार्ड पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्लांट में हम लोग ट्रॉपिस में देखेंगे, प्लांट में भी हम लोग पढ़ेंगे उनका कोऑर्डिनेशन। एंड नेस्टिंग मूवमेंट क्या है ये पढ़ेंगे हम लोग। प्लांट्स में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वो पढ़ेंगे एंड एनिमल्स में जो हार्मोन्स हैं वो पढ़ेंगे एंड फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टिमुलस का एंड आपके रिस्पॉन्स का। मीन्स स्टिमुलस क्या है कि एनी टाइप का स्टिमुलस जो कि आपकी बॉडी उसे क्या करती है? रिसीव करती है। जैसे लाइट है, साउंड है, हीट है, कोल्ड है, ये सब के सब क्या है? स्टिमुलस है। इसे आपके बॉडी ने, आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, देन ये रिसीव करेंगे, देन आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करते हैं दो सिस्टम। फर्स्ट का नाम क्या है आपका? नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड आपका क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करके एंड देन रिस्पॉन्स करना, इसको कंट्रोल करते हैं दो सिस्टम। फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम एंड नेक्स्ट वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं? नर्व पाया जाता है, न्यूरॉन्स पाई जाती है, नर्व सेल होती हैं। एंड एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? ग्लैंड्स होता है। नर्वस सिस्टम जो केमिकल सिक्रीट करता है उस केमिकल का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो केमिकल सिक्रीट करता है उस केमिकल का नाम होता है हार्मोन्स। तो यहाँ पर देखिए जो नर्वस सिस्टम का एक्शन होता है वो फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। आप जैसे ही सोचते हैं आपको लिखना है, आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आप जैसे ही सोचते हैं आपको दौड़ना है, आप दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत फास्ट आपका नर्वस सिस्टम काम करता है, बिल्कुल एक्यूरेट करता है। आप जो लिखना चाहेंगे आप वही लिख सकते हैं। आप अगर सोच रहे हैं आपको इस डायरेक्शन में दौड़ना है, आप उसी डायरेक्शन में दौड़ेंगे, इधर उधर नहीं दौड़ेंगे। तो मीन्स ये नर्वस सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। आप जैसे सोचते हैं वैसे काम करने लगते हैं, देन आप स्टॉप कर देते हैं काम को, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। वहीं पर हार्मोन्स की बात करें तो जो हार्मोन्स होता है इसका एक्शन कैसा होता है? स्लो होता है, नियरली एक्यूरेट होता है एंड लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई स्ट्रेस हुआ, देन उसको रिलीफ होने में आपको थोड़ा टाइम तो लगता है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? आपका
ये स्लो है एंड नियरली एक्यूरेट है। नियरली एक्यूरेट मीन्स आपका हार्मोन्स रिलीज होगा, जाकर टारगेट ऑर्गन पर लगेगा, देन वो उस फंक्शन को कंट्रोल करेगा, और ये होता है आपका लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। तो आपको समझ में आ गया नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। आज हम लोग इस चैप्टर में पूरा कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका नर्वस सिस्टम। तो ये देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, यहाँ पर नर्वस सिस्टम दिखाने की कोशिश किया गया है आपको। तो देखिए, ये एक ह्यूमन बीइंग बना हुआ है। यहाँ पर इसके नर्वस सिस्टम में आपका ये वाला जो पार्ट है ये ब्रेन है। ये जो आपको यहाँ पर ये लॉन्ग स्ट्रक्चर एराइज होता दिख रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ से ये जो आपको ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रही है ये सब के सब क्या है, नर्व्स है। तो आइए समझते हैं हम लोग। जो नर्वस सिस्टम होता है यह बना होता है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल का। उस सेल का नाम क्या होता है, न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं एंड ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो एंड इसमें हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम के पार्ट का। नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आ जाएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाएंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑल नर्व्स आ जाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा, ये ब्रेन एंड ये जो आपका लॉन्ग स्ट्रक्चर एराइज हो रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। बाकी जो न्यूरॉन्स हैं वो सब किस में आएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ब्रेन से जो न्यूरॉन्स निकलता है उसे क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन्स निकलता है, जो नर्व निकलती है उसे क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व। तो क्लियर है ये आपको, ठीक है। यहां पर कुछ टर्म है कि व्हाट इज द स्टिमुलस, व्हाट इज द रिस्पॉन्स, व्हाट इज द रिसेप्टर्स, व्हाट इज द इफेक्टर्स। इन सबको हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे। इस एक यहां पर मैंने बना रखा है, आपको एक डायग्राम बना रखा है। तो आइए समझते हैं स्टिमुलस क्या है। आपके सराउंडिंग, इस इन्वायरमेंट में जो भी कोई फैक्टर प्रेजेंट है जिसके वजह से किसी भी इंडिविजुअल के एक्टिविटी में चेंज आए, वही क्या कहलाएगा, स्टिमुलस। जैसे लाइट क्या है, एक स्टिमुलस है। हीट क्या है, स्टिमुलस है। टेस्ट क्या है, स्टिमुलस है। पेन क्या है, स्टिमुलस है। ये सब के सब क्या है, स्टिमुलस है। इनको रिसीव कौन करता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके सेंसरी ऑर्गन पर। जैसे टंग है, स्किन है, नोज है, आईज है, यहाँ सब के सब क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। अब वो रिसेप्टर क्या करेंगे, उस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। अब देखिए, तो स्टिमुलस आपका क्या हो गया, हीट है, पेन है, टेस्ट है, स्मेल है, साउंड है, ये सब के सब आपके क्या है, स्टिमुलस है। इनको रिसीव करेंगे आपके कुछ सेंसरी ऑर्गन पर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे आपके स्किन पर रिसेप्टर है, आपके नोज पर रिसेप्टर है, आईज पर रिसेप्टर है, ईयर में रिसेप्टर है। तो वो जो रिसेप्टर हैं आपके बॉडी के सेंसरी ऑर्गन पर प्रेजेंट है। अब ये जो स्टिमुलस है आपके बॉडी पर जो रिसेप्टर है उसने रिसीव किया। अब इसे रिसीव करने के बाद जो, अब जैसे मान लीजिए आपकी स्किन है, यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसने स्टिमुलस को रिसीव किया। अब वो स्टिमुलस कहाँ पर गया, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर कौन गया, सेंसरी न्यूरॉन। इस रिसेप्टर के पास सेंसरी न्यूरॉन होंगे और वो स्टिमुलस को लेकर कहाँ जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उस स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करेगा, एनालिसिस करेगा, देन वापस से स्टिमुलस को कहाँ पर भेज देगा, आपके इफेक्टर तक। लेकर कौन जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक, मोटर न्यूरॉन या फिर अफरेंट फाइबर। देन आपका इफेक्टर क्या है, जो इफेक्टर होता है वो मसल ग्लैंड होता है। देन अब आपकी बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये पानी कोई एक बॉटल लाकर मुझे दिया, ये पानी बहुत गर्म है, इतना गर्म है कि हम जो है इसको क्या सोचेंगे, इसको तुरंत रख दें। सबसे पहले सोचें, ये पानी कोई आपके हाथ में लाकर दिया, बहुत गर्म है, हीट इसका क्या है, एक स्टिमुलस है। अब हमने इसको हाथ से पकड़ रखा है, देन इस हमारे हैंड पर, हमारी स्किन पर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर क्या करेगा, इस स्टिमुलस को, इस हीट को रिसीव करेगा।
यहीं पर क्या होंगे, सेंसरी न्यूरॉन होंगे। अब सेंसरी न्यूरॉन उस स्टिमुलस को लेकर के कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके ब्रेन तक। ब्रेन क्या करेगा, एनालिसिस करेगा और ब्रेन बोलेगा कि आपने जो पानी का बॉटल लिया है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, उसको रख दो। अब इस स्टिमुलस को आपके ब्रेन से आपके इस इफेक्टर तक लेकर कौन आएगा, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन लेकर के आएगा, जो इफेक्टर है वो मसल ग्लैंड होती है। देन हम क्या करेंगे, इस बॉटल को तुरंत रख देंगे। तो सोचिए हमारा ब्रेन जो है कितना फास्ट काम करता है। तो आपको क्लियर समझ में आया कि स्टिमुलस क्या है, रिसेप्टर क्या है एंड इफेक्टर क्या है। देखिए स्टिमुलस क्या है, जैसे आपका साउंड है, हीट है, कोल्ड है, ये सब क्या है, रिसेप्टर हैं। ये सब आपके क्या हैं, स्टिमुलस हैं। एंड रिसेप्टर आपके क्या हैं, जैसे कि आपके स्किन पर कौन सा रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है। एंड नोज पर कौन सा है, ऑल्फैक्टरी है। ये सब आपके रिसेप्टर हैं। यहाँ से न्यूरॉन्स लेकर गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, उस स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक कौन लेकर गया, मोटर न्यूरॉन। एंड देन आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। आपकी बॉडी जो एक्शन कर रही है, जो रिस्पॉन्स कर रही है, वही आपका क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा। क्लियर हुआ, स्टिमुलस क्या है, रिसेप्टर क्या है, इफेक्टर क्या है एंड रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, ये सब देखिए आपके रिसेप्टर दिखाए गए हैं। आपके टंग पर जो कि टेस्ट के लिए होते हैं, जो टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, वो आपके गस्टेटरी रिसेप्टर है, जो टेस्ट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है वो किसको रिसीव करता है, जैसे स्मेल को ये रिसीव करता है। जो फोटो रिसेप्टर होते हैं ये आपके कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके आईज में प्रेजेंट होते हैं। जो स्टैटोकास्टिक रिसेप्टर होता है वो आपके ईयर में प्रेजेंट होते हैं। जो आपके स्किन पर रिसेप्टर होता है उस रिसेप्टर का नाम क्या है, थर्मो रिसेप्टर। ये कुछ रिसेप्टर थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूरॉन्स। ये देखिए, ये जो आपको दिखाया गया है ये सब की सब क्या है, न्यूरॉन्स हैं। तो जो न्यूरॉन्स होता है हम आपको पहले बता चुके हैं, ये क्या होता है, यह एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है एंड ट्रांसमिट कर सकता है। अगर हम लोग न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, किसका, नर्वस सिस्टम का। जो न्यूरॉन्स होता है वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। एंड बात करते हैं न्यूरॉन्स के पार्ट का, तो न्यूरॉन्स के 3 मेजर पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन डेंड्राइट, सेकेंड वन सेल बॉडी एंड थर्ड वन एक्सॉन। तो आइए देखते हैं हम लोग, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन के 3 मेजर पार्ट है। फर्स्ट वन, ये जो आपके बहुत सारे शॉर्ट फाइबर दिख रहे हैं ये क्या हैं, आपके डेंड्राइट्स हैं। ये पूरा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। जो न्यूरॉन है यह आपके नर्वस सिस्टम का एक सेल है। जाहिर सी बात है अगर सेल होगा तो उसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा एंड उसमें साइटोप्लाज्म भी पाया जाएगा। तो देखिए इस न्यूरॉन में ये जो पाया जा रहा आपका ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। यहाँ पर ये बहुत सारे जो शॉर्ट फाइबर आपको दिख रहे हैं ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं। ये जो एराइज कहाँ से हो रहे हैं, डेंड्राइट्स सेल बॉडी से एराइज हो रहे हैं। जो आपको यहाँ पर एक लॉन्ग फाइबर एराइज हो रहा है वो क्या है, एक्सॉन है। एक्सॉन को सराउंड कर रही है जो शीथ, उस शीथ का नाम क्या है, माइलिन शीथ है। 2 माइलिन शीथ के बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। और देखिए यहाँ ये जो बीच बीच में ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है ये क्या है, स्वान सेल। स्वान सेल ये क्या करती है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाया गया है ये नर्व एंडिंग है। तो क्लियर हुआ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आगे बढ़ते हैं। नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन की बात करें तो जो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, तो देखिए जो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है फर्स्ट तो न्यूरॉन से न्यूरॉन के बीच में होगा, दूसरा न्यूरॉन टू मसल के बीच में होगा। तो आइए देखते हैं जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होता है वो बाय सिनैप्स ट्रांसमिट होगा एंड बाय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आइए देखते हैं सिनैप्स क्या है एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है।
जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन क्या कहेंगे? सिनैप्स कहेंगे। जैसे देखिए, मान लो कोई इंपल्स एक न्यूरॉन से आ रही है और दूसरे न्यूरॉन में जा रही है, उन्हीं के बीच के जंक्शन को क्या कहेंगे? सिनैप्स कहेंगे। नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ सेकेंड न्यूरॉन, इन्हीं के बीच में वो जंक्शन बनता है जिसे क्या बोलते हैं? सिनैप्स। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल फाइबर, न्यूरॉन एंड मसल फाइबर के जंक्शन को क्या बोलते हैं? यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन में कौन सा न्यूरॉन रहेगा? मोटर न्यूरॉन। एंड जो मसल फाइबर होता है, वो मसल फाइबर का जो मेम्ब्रेन होता है जिसे क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा, उन्हीं के बीच में जंक्शन बनता है। तो क्लियर हुआ, जो न्यूरॉन का ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है? बाय सिनैप्स होता है एंड बाय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो एनी टाइप का स्टिमुलस है वो आपके रिसेप्टर ने रिसीव किया, वहां पर न्यूरॉन्स होंगे, तो न्यूरॉन्स का जो डेंड्राइट वाला पार्ट है वो स्टिमुलस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी लाता है एंड एक्सॉन उस स्टिमुलस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ले जाता है। तो न्यूरॉन ने क्या किया? अब देखिए, इंपल्स कहाँ से? डेंड्राइट से सेल बॉडी आया, सेल बॉडी से एक्सॉन के टर्मिनल तक पहुंचा। अब यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन होगा, आइए समझते हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से न्यूरॉन का ट्रांसमिशन होता है। ये देखिए, फर्स्ट न्यूरॉन का ये इसका नर्व एंडिंग है और सेकंड वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट, ठीक, इन्हीं के बीच में जंक्शन बन रहा है जिसे क्या बोलते हैं? सिनैप्स। वैसे ही यहाँ भी इस वाले न्यूरॉन का क्या नर्व एंडिंग जिसे क्या बोलते हैं? सिनैप्टिक नॉब, एंड इस वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट, इन्हीं के बीच के जंक्शन को क्या कहेंगे? सिनैप्स। तो अगर आपसे पूछा जाए इंपल्स का ट्रांसमिशन न्यूरॉन में कैसे होता है, न्यूरॉन में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में थ्रू या जंक्शन इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, उस जंक्शन का नाम क्या है? सिनैप्स है। अब आइए समझते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम लोग देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए जो इंपल्स था आपके रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन लेकर गया आपके ब्रेन के पास, ब्रेन ने एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद ब्रेन से इफेक्टर तक उस इंपल्स को कौन लेकर आएगा? मोटर न्यूरॉन। अब देखिए, इस मोटर न्यूरॉन एंड इस मसल फाइबर के बीच के जंक्शन को ही क्या कह देंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Junction between motor neuron and sarcolemma of muscle fiber is called neuromuscular junction. ये देखिए, जो आपको यहाँ पर ये एनसीईआरटी का फिगर है इसलिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। ये देखिए, जो एक्सॉन, ये मोटर न्यूरॉन है, इसका एक्सॉन का ये सब देखिए टर्मिनल ही तो है, ये सब देखिए एक्सॉन का टर्मिनल है। ये किसके साथ? ये क्या है? ये मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है। इन्हीं के बीच में जो जंक्शन बन रहा है यही आपका क्या कहलाएगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक सिनेप्टिक नॉब ले लिया है, जो फर्स्ट वाला न्यूरॉन है उसका जो टर्मिनल है उसका हमने यहाँ पर क्या ले लिया? सिनेप्टिक नॉब ले लिया। एंड सेकेंड वाले न्यूरॉन का ये क्या ले लिया? डेंड्राइट ले लिया। इन्हीं के बीच में वो सिनेप्स बनता है। अब देखिए, जो इसका वाला मेम्ब्रेन है एक्सॉन के टर्मिनल का मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलते हैं? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो डेंड्राइट का मेम्ब्रेन है इसे क्या बोलते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इनके बीच में जो गैप दिखाया गया है ये क्या है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। और यहाँ पर ये जो आपको बहुत सारे यहाँ पर वेसिकल के फॉर्म में दिख रहे हैं ये क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल है। तो जंक्शन जो है वो आपको यहाँ पर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यही आपका क्या है? सिनेप्स है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। आप लोग अक्सर देखते होंगे बहुत सारा काम है जो आप रिफ्लेक्स में कर देते हैं। जैसे आप कहीं चले जा रहे हैं, रास्ते में कोई पॉइंटेड चीज आपके पैरों में चुभती है तो हल्का सा चुभेगी, आप तुरंत अपने पैर को ऊपर कर लेते हैं। यह क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे कि आप अंधेरे में हैं और आप सडन क्या लाइट में जाते हैं तो आपकी आई जो है तुरंत क्लोज हो जाती है। ये क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। कोई बहुत गर्म चीज से अगर आपकी बॉडी टच हो गई, तुरंत आप अपने हाथ को वहां से हटा लेते हैं। ये क्या है? एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है वही क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एक्शन।
ये रिफ्लेक्स एक्शन इज ए सडन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। किसी स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स रहता है वही आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जैसे कोई आपकी बॉडी ने किसी स्टिमुलस को रिसीव किया, बिना आपके ब्रेन के सोचे समझे क्या होगा, रिस्पॉन्स कर देना, वही क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स है ये कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, इस वजह से इसे क्या बोल देते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स भी। याद रखिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड वहीं से वापस भेज देता है हमारे मसल ग्लैंड के पास, तो यहाँ पर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। देखिए यही लिखा हुआ है, the information of the action does reach the brain but till the time it does the action has already been executed। मीन्स कि जो भी यहाँ पर स्टिमुलस होता है वो ब्रेन के पास पहुंचने से पहले ही जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वापस आपके मसल ग्लैंड तक भेज देता है। तो क्लियर है रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, यह एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है टुवर्ड द स्टिमुलस। अब यहां पर हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या है। तो रिफ्लेक्स आर्क, जैसे यहां पर देखिए एनसीईआरटी का फिगर हमने ले रखा है, तो देखिए यहां पर बहुत ये उबलता हुआ गर्म पानी है, तो यहां पर जो इसकी हीट है वो क्या है, वह एक स्टिमुलस है। अब इस स्किन के पास क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। स्किन में कौन सा रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है। उसने क्या किया, इस हीट को रिसीव किया। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रही है, इस स्टिमुलस को लेकर के कहां पर गई, देखिए जरा, लेकर आई इस स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन नहीं गया, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाया, उससे पहले ही स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, एनालिसिस किया और वापस से यहाँ आपको ये बीच में रिले न्यूरॉन दिखाया गया है। अब देखिए वापस से यहाँ से फिर मोटर न्यूरॉन लेकर के कहाँ पर आया, इसे मसल ग्लैंड के पास, इस इफेक्टर के पास आया और आप अपने हाथ को हटा लेंगे, यही आपका क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। देखिए जो आपकी बॉडी सडन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स करती है टुवर्ड द स्टिमुलस, वही क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। उसमें जो पाथवे इन्वॉल्व होते हैं वही क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क का जो पाथवे है कुछ इस तरह से है, देखिए यहां से समझिए। रिफ्लेक्स से अगर आर्क की पाथवे की बात करें तो फर्स्ट आपका क्या है, रिसेप्टर है, सेकेंड आपका सेंसरी न्यूरॉन है, देन आपका थर्ड नंबर पर क्या है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है, देन आपका क्या है, बीच में ये स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ दिखाया गया है रिले न्यूरॉन है, देन आपका यहाँ पर क्या है, मोटर न्यूरॉन है, देन आपका इफेक्टर है और आपकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स करेगी। तो ये है पूरा सीक्वेंस यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टिमुलस, देन रिसेप्टर, देन सेंसरी न्यूरॉन, देन रिले न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन, देन इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। क्लियर है, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ये आपका नर्वस सिस्टम दिखाने का कोशिश किया गया है, ये एक्चुअल का यहाँ पर दिखाया गया आपको। ये देखिए आपका क्या है, ब्रेन है, यहाँ से जो ये एराइज हो रहा है ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, और ये देखिए बहुत सारे जो यहाँ पर फाइबर एराइज हो रहे हैं हेयर लाइक, वो क्या है, नर्व्स हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन। अभी हमने बोला था स्टार्टिंग में, किसी भी काम को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, स्लो करना, फास्ट करना, इसका कंट्रोल पावर किसके पास है, आपके ब्रेन के पास है। तो आइए हम लोग ब्रेन पढ़ते हैं। ब्रेन क्या है, यह सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है जो एक्ट करता है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह। एंड ये लोकेटेड कहाँ पर होता है, हेड रीजन में, एंड वेल प्रोटेक्टेड होता है बाय स्कल। द पार्ट ऑफ स्कल, वो स्कल का पार्ट जो प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स या फिर क्या कहेंगे, क्रेनियम। ब्रेन बॉक्स के इनसाइड में क्या फील होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फील होता है, जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन आपके ब्रेन को, किसके अगेंस्ट, किसी शॉक या जर्क के अगेंस्ट। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका ब्रेन का दिखाया गया है। आपके ब्रेन का देखिए, ये जो होता है फोर ब्रेन है, ये आपका हाइंड ब्रेन है, और यहाँ बीच में जो आपका होता है वो क्या है, आपका मिड ब्रेन है। ये देखिए
ये आपका जो दिखाया गया है पिंक कलर में फोर ब्रेन है, ये बीच में जो स्काई ब्लू कलर में दिखाया गया है ये मिड ब्रेन है, ये जो आपका पर्पल कलर में दिखाया गया ये क्या है आपका हाइंड ब्रेन है। अगर हम लोग ब्रेन के पार्ट की बात करें, ब्रेन आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, फर्स्ट वन फोर ब्रेन, सेकेंड वन मिड ब्रेन, थर्ड वन हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की अगर बात करें तो वो भी कौन कौन उसमें आ जाएगा, सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। एंड हाइंड ब्रेन में कौन कौन आ जाएगा आपका, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग फोर ब्रेन। फोर ब्रेन की अगर बात करें तो जो फोर ब्रेन होता है ये ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट बनाता है। देखिए ये ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट बनाता है। इसमें 2 हॉल होते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसमें देखिए जो ये सेरिब्रम यहाँ पर दिखाया गया है इसके 2 हॉल हैं। ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है जो पर्पल कलर से बना हुआ है, ये जो आपका स्काई ब्लू कलर से बना हुआ है ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। अब देखिए इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर जिसे बोलते हैं कार्पस कैलोसम। ये देखिए ये जैसे मान लीजिए आपका ये इधर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसको कनेक्ट जो करता है वो ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर है जिसे क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम बोलते हैं। देखिए एंड इसके अलावा आपका यहाँ पर देखिए लिखा है इट इज मेड अप ऑफ 2 हॉल नेमली लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। The 2 cerebral hemisphere are connected by a tract of myelinated fiber is called corpus callosum. And cerebrum is responsible for the cerebrum ही responsible होता है किसके लिए, इंटेलिजेंस के लिए, मेमोरी के लिए एंड कॉन्शियसनेस के लिए। और इसमें कौन कौन से सेंटर या एरिया प्रेजेंट होते हैं, मोटर, सेंसरी एंड एसोसिएशन एरिया भी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इस फोर ब्रेन के सेरिब्रम में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट, थैलमस। जो सेरिब्रम होता है वो रैप्ड होता है एक स्ट्रक्चर के अराउंड जिसे क्या बोलते हैं, थैलमस। ये देखिए जो ये सेरिब्रम है ये रैप्ड है एक स्ट्रक्चर के अराउंड, यहाँ पर थैलमस पाया जाता है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं। जो थैलमस होता है वो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है किसके लिए, सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का। हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, हाइपोथैलमस। जो हाइपोथैलमस होता है वो थैलमस के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। ये देखिए आपका यहाँ पर आपका थैलमस होगा, इसके जस्ट बिलो यहाँ कहीं पर क्या होगा आपका हाइपोथैलमस। एंड हाइपोथैलेमस में जो है वो सेंटर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। एंड जो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए होते हैं वो सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा है, बस इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है वो हम लोग ध्यान देते हैं। जो मिड ब्रेन होता है ये फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। एंड लोकेटेड कहाँ पर होता है, ये बिटवीन द थैलमस या हाइपोथैलमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। क्लियर है। और यहीं पर कौन सा एरिया प्रेजेंट होता है, विजुअल एरिया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइंड ब्रेन। अगर हाइंड ब्रेन की बात करें तो अभी हमने लोगों ने देखा कि हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट थे, कौन कौन सा, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉन्स की। तो पॉन्स कहाँ पर लोकेटेड होती है, जस्ट एबव द मेडुला, जस्ट एबव द मेडुला। ये देखिए ये कौन सा रीजन है, ये मेडुला रीजन है। इसके जस्ट एबव कौन सा पाया जा रहा है, पॉन्स पाया जा रहा है। एंड देखिए पॉन्स में फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं जो इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को। पॉन्स में बहुत सारे फाइबर होते हैं जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन को क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं। एंड एक यहाँ पर सेंटर है जो इंपॉर्टेंट है, उस सेंटर का नाम है न्यूमोटॉक्सी सेंटर, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके पॉन्स रीजन में। हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर सेरिबेलम। बात करते हैं सेरिबेलम का।
जो सेरिबेलम होता है वो कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मूवमेंट को। देखिए, जो सेरिबेलम है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, और ये कन्वोल्यूटेड सरफेस होता है। जो सेरिबेलम, देखिए इसका ये सब कन्वोल्यूटेड सरफेस होता है जो क्या करता है, एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है मेनी मोर न्यूरॉन के लिए। बहुत सारे न्यूरॉन के लिए एडिशनल स्पेस कौन प्रोवाइड करता है, सेरिबेलम। जो सेरिबेलम होता है ये मेंटेन करता है पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी व्हाइल वॉकिंग, स्विमिंग, राइडिंग। चाहे आप वॉकिंग करें, स्विमिंग करें या राइडिंग करें, उस सिचुएशन में आपके बॉडी को बैलेंस कौन करके रखता है, वो है आपका सेरिबेलम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करें, जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये कनेक्टेड होता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। एंड इसमें सेंटर कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें वो सेंटर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि रिस्पिरेशन, स्नीजिंग एंड कफिंग को जो कंट्रोल करते हैं। तो हमारा ब्रेन कंप्लीट हुआ। इसमें से हम लोग आज इसका स्पाइनल कॉर्ड देख लेते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये ट्यूब्यूलर या फिर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये ब्रेन है, ब्रेन से ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ से अराइज हो रहा है यही क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम। जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है वहां पर एक कैनाल होता है जहां से कौन पास होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम। देखिए इट इज ए ट्यूब्यूलर और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लांगेटा। इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। जो स्पाइनल कॉर्ड है ये प्रोटेक्टेड होती है किससे, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है प्रोटेक्टेड होती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने आपको पहले ही बताया था कि ब्रेन को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। फर्स्ट वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड जो सेकंड पार्ट था वो क्या था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो ये क्या करता है, इम्पल्स को कैरी करता है। कहाँ से कहाँ, इम्पल्स को कैरी करता है टूवर्ड द सीएनएस एंड अवे फ्रॉम द सीएनएस। तो देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट वन सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड वन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स कहां पर लेकर जाता है, स्केलेटल मसल्स तक। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, यहां पर इंपल्स कहां से कहां जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल तक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आइए समझते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे थे, किसी जंगल में मस्त बढ़िया सा सॉन्ग गुनगुनाते हुए चले जा रहे थे। सडन आपके सामने क्या आ गया, एक लायन आ गया। उस लायन को देखकर आपके बॉडी में जो भी चेंजेस है वो वहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। उस लायन को देखते ही आपकी जो प्यूपल है वो डायलेट कर जाएगी, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आप डीप ब्रीदिंग करेंगे एंड आपकी भूख प्यास जो है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो ये सिंपैथेटिक का है। अब मान लीजिए कि वो लायन वहां से चला गया। उस लायन के जाने के बाद आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगी। आपका जो हार्ट रेट बढ़ा हुआ था वो कम हो जाएगा, जो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ा हुआ था वो भी कम हो जाएगा, जो आपका प्यूपिल डायलेट कर गया था वो अब वापस से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आएंगे एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सिंपैथेटिक में देखिए यहाँ पर प्यूपिल, ये जो बीच में दिख रहा है ये ब्लैक कलर में, यही क्या है आपका, ये प्यूपिल है। अब देखिए प्यूपिल यहाँ पर डायलेट कर गई है और यहाँ पर देखिए प्यूपिल यहाँ पर क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट करी। यहाँ देखिए डायलेट है और ये देखिए कॉन्स्ट्रिक्ट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, प्यूपिल डायलेट कर जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, डीप ब्रीदिंग होगी। एंड आपका पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगा एंड ब्रीदिंग रेट भी क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एनिमल में कोऑर्डिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स।
तो देखिए जिस तरह से एनिमल में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही प्लांट में भी कोऑर्डिनेशन होता है बट स्मॉल होता है। आइए देखते हैं जो प्लांट है वो भी रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट में जो रिस्पॉन्स है वो दो टाइप का है। फर्स्ट वन क्या है ट्रॉपिक मूवमेंट एंड सेकेंड वन क्या है आपका नेस्टिक मूवमेंट। जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये कैसा होगा, डायरेक्शनल होगा, स्लो मूवमेंट होगा और ये ग्रोथ पर डिपेंड करेगा, ये ग्रोथ रिलेटेड होगा। जबकि नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होगा, फास्ट एंड रैपिड होगा और ये ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ये ग्रोथ पर इंडिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रॉफिज्म की बात करते हैं। जो ट्रॉफिज्म है हमने आपको पहले बता दिया, ये ग्रोथ डिपेंडेंट होती है, डायरेक्शनल होती है एंड इसमें स्लो मूवमेंट होता है। ये देखिए जो ट्रॉफिज्म है ये कौन कौन से, फोटोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म, थिग्मोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म, कीपोट्रॉफिज्म एंड थर्मोट्रॉफिज्म। देखिए अगर ग्रोथ लाइट के तरफ हो तो उसे फोटोट्रॉफिज्म कहेंगे, अगर ग्रोथ ग्रेविटी के तरफ हो तो उसे जियोट्रॉफिज्म कहेंगे, अगर प्लांट का ग्रोथ टच की तरफ हो तो उसे थिग्मोट्रॉफिज्म कहेंगे, अगर प्लांट का ग्रोथ वाटर की तरफ हो तो उसे हाइड्रोट्रॉफिज्म कहेंगे, अगर प्लांट का ग्रोथ जो है वो केमिकल की तरफ हो तो उसे कीमोट्रॉफिज्म कहेंगे, अगर ग्रोथ हीट की तरफ हो तो उसे थर्मोट्रॉफिज्म कहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं फोटोट्रॉफिज्म। देखिए यहाँ पर जो दो गमले लगे हुए हैं इसमें दो प्लांट हैं। देखिए यहाँ पर इस गमले में जो लाइट हम क्या ऊपर से लाइट आ रही है तो ये देखिए सीधा यहाँ पर प्लांट ग्रो कर रहा है, इसकी ग्रोथ सीधे हो रही है। इस वाले प्लांट को देखिए लाइट इसको इधर से मिल रही है, तो यहाँ पर ये जो प्लांट है ये ग्रोथ किस तरफ कर रहा है, इस तरफ कर रहा है। यहाँ पर देखिए यह एक प्लांट है, इसे लाइट सनलाइट इधर से मिल रही है, प्लांट का ग्रोथ किस तरफ, देखिए इस तरफ हो रहा है, तो लाइट की तरफ प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म। देखिए जो सूट का ग्रोथ है, प्लांट के जो स्टेम का ग्रोथ है टूवर्ड द लाइट हो रहा है, जिसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रॉफिज्म। जो रूट का ग्रोथ है वो देखिए किस तरफ हो रहा है, वो नीचे की तरफ हो रहा है, इस वजह से इसे क्या कहेंगे, निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। क्योंकि देखिए लाइट की तरफ जा रहा है ग्रोथ तो इसे पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म, और जो रूट है ये लाइट से अवे जा रहा है, लाइट से अवे जा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर ये कैनरी ग्रॉस दिखाई गई है, यहाँ पर ऑक्सीजन का डिपोजिशन दिखाया गया। देखिए पहले यहाँ पर लाइट बिल्कुल सीधे सीधे पड़ रही थी, ग्रोथ ऐसे सीधे हो रहा था, और ऑक्सीजन देखिए सिंथेसिस बिल्कुल सेम इक्वल हो रहा था दोनों तरफ। फिर देखिए लाइट यहाँ पर हल्का सा इधर हुआ, अब देखिए जो ऑक्सीजन है उसका सिंथेसिस बिल्कुल इधर साइड में, क्योंकि जो ऑक्सीजन की सिंथेसिस साइडी एरिया में होती है, तो यहाँ पर छायादार की तरफ क्या ऑक्सीजन का सिंथेसिस, देखिए एक तरफ ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होना शुरू कर दिया, क्योंकि लाइट थोड़ा सनलाइट इधर हो गया है तो इधर शेडेड प्लेस इसको मिल रहा है जहाँ पर ऑक्सीजन की सिंथेसिस हो रही है। अब देखिए लाइट और इधर हो गई, अब देखिए शेडेड एरिया पे डिपोजिशन ऑक्सीजन का हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इस तरफ ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। अगर ग्रोथ इस तरफ ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी बेंडिंग हो जाएगी। देखिए कैसे ये बेंड कर गया है, तो क्लियर है ऑक्सीजन की सिंथेसिस कहाँ पर होता है, शेडी प्लेस पर होता है। अब हम बात करते हैं जियोट्रॉफिज्म का। जियोट्रॉफिज्म क्या है, अर्थ से रिलेटेड है। मान लीजिए हमने एक गमला लिया, ठीक, अब गमले को क्या किया, हमने गमले को इस तरह से गिरा दिया, इस तरह से हॉरिजॉन्टली ये गमला गिरा हुआ, तब भी देखिए जो प्लांट का ग्रोथ है वो अर्थ के किधर जा रहा है, जो इसका सूट है, जो स्टेम है, इसका ग्रोथ अर्थ के अवे हो रहा है, और जो रूट का ग्रोथ है वो अर्थ के तरफ हो रहा है। इस गमले को गिराने के बावजूद भी अगर नॉर्मली वैसे भी बात करें, अगर मान लीजिए गमला सीधा है, उस सिचुएशन में जो आपके प्लांट है उसका ग्रोथ कहाँ होता है, अर्थ के अवे, और रूट का ग्रोथ अर्थ के टूवर्ड्स होता है। तो अर्थ के अवे होगा तो उसे क्या बोलेंगे, निगेटिव जियोट्रॉफिज्म, और अर्थ के टूवर्ड्स ग्रोथ होगा तो उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म। अब हमने क्या किया, उस गमले को बेंड कर दिया, बेंड करने के बावजूद भी क्या होगा, जो स्टेम है उसका ग्रोथ अवे फ्रॉम दी अर्थ होगा, जिसे क्या बोलते हैं, निगेटिवली जियोट्रॉफिज्म। एंड जो रूट का ग्रोथ होता है वो टुवर्ड्स द किधर होगा, अर्थ होगा, जिसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म।
तो रूट यहाँ पर क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म, एंड शूट या स्टेम क्या शो कर रहा है, नेगेटिवली जियोट्रॉफिज्म। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म का। हाइड्रोट्रॉपिज्म से ही आपको क्या लग रहा है, वाटर रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर ये प्लांट है और यहाँ पर देखिए मॉइस्ट सॉइल है, तो जाहिर सी बात है कि जो मॉइस्चर है वो नीचे की तरफ इसको मिल रहा होगा, तो यहाँ रूट का ग्रोथ बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है मॉइस्ट सॉइल की तरफ। अब देखो यहाँ हमने दूसरे में देखा कि जो यहाँ पर एक जगह मैंने एक पॉट में क्या किया गया, एक वाटर रख दिया गया, यहाँ पर एक प्लांट ग्रो करवाया गया। अब देखिए इधर ड्राई सॉइल है, इधर मॉइस्ट सॉइल है, तो जो रूट का ग्रोथ है वो किस तरफ आपको होता दिख रहा है, मॉइस्ट सॉइल की तरफ, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहाँ देखिए रूट का ग्रोथ किस तरफ हो रहा है, मॉइस्ट सॉइल की तरफ हो रहा है, वाटर की तरफ हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म मींस टच। अब देखिए यहाँ पर एक बम्बू का स्टिक है, अब यहाँ पर ये स्टेम है, ये देखिए ये यहाँ पर जो जैसे ही ये कोई टच यहाँ पर पाएगा, आफ्टर टच ये बहुत तेजी से ग्रोथ इसका होना शुरू हो जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, थिग्मोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट का। ट्रॉपिक मूवमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, एंड यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो फास्ट और रैपिड होता है। तो नेस्टिक मूवमेंट आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, सेकेंड वन निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। निक्टिनेस्टिक मूवमेंट में ही फोटोनेस्टिक एंड थर्मोनेस्टिक आ जाते हैं। आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं सिस्मोनेस्टिक का। जो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट है यहाँ पर हमको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। ये जो आपको यहाँ पर प्लांट दिखाया गया किसका है, जिसे क्या बोलते, टच मी नॉट, मुझे मत छुओ, मींस छुई मुई का ये प्लांट है। अब देखिए इसको क्या किया, इसको एक तरफ, आप इस तरफ से इसको एक इस साइड में आपने इसे टच किया, पूरी की पूरी जो इसकी लीव्स है वो क्या होती है, उसकी बिल्टिंग हो जाती है, उसकी ड्रूपिंग हो जाती है। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक किनारे पर, इसने देखिए एक किनारे पर यहाँ टच किया, अब देखिए ये पूरी की पूरी जो लीव्स है वो कैसा हो गया, ड्रूपिंग हो गई, मुरझा गई, एंड उसकी बिल्डिंग हो गई। तो यहाँ पर देखिए कैसा है, ये पहली बात ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, दूसरी बात देखिए नॉन डायरेक्शनल, हमने यहाँ पर टच किया और पूरी की पूरी लीव्स कैसी हो गई, यहाँ पर मुरझा गई। तो ये आपका सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट शो कर रहा है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निक्टिनेस्टिक का। देखिए निक्टिनेस्टिक क्या है, यहाँ पर इवनिंग के टाइम देखिए यहाँ पर ये कैसा आपको दिख रहा है, इवनिंग के टाइम पर यहाँ पर ये जो मुरझाया हुआ है एंड इसकी ड्रूपिंग हुई है, एंड देखिए आपका डे के टाइम में कैसा है, ये बिल्कुल खिला हुआ सा इसकी पत्ती लग रही है। ये देखिए क्लोवर लीफ है जो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है ड्यूरिंग द डे। डे के टाइम ये बिल्कुल खिली हुई है एंड इवनिंग के टाइम पर इसकी क्या हो गई, ड्रूपिंग हो गई। ऐसे मूवमेंट को क्या कहेंगे, निक्टिनेस्टिक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोटोनेस्टिक मूवमेंट का। फोटोनेस्टिक में क्या है, डे के टाइम में यहाँ पर खिला हुआ रहेगा ये फ्लावर, एंड नाइट के टाइम कैसा हो जाएगा, इसकी ड्रूपिंग हो जाएगी, ये मुरझा जाएगा। और यहाँ पर दो है, ये आप तो एक को तो डैंडेलियन का दिखाया गया है फ्लावर, और ये जो आपको नीचे दिखाया गया है ये मून फ्लावर का है। मून फ्लावर में डे में देखिए यहाँ पर ड्रूपिंग दिखाई गई है, विल्टिंग दिखाई गई है, यहाँ मुरझाया हुआ फ्लावर है, एंड नाइट के टाइम में देखिए यहाँ पर फ्लावर बिल्कुल खिला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्मोनेस्टिक मूवमेंट का। तो जो थर्मोनेस्टिक मूवमेंट है, ये ट्यूलिप फ्लावर की बात करें तो इसको जैसे जैसे टेम्परेचर मिलेगा वैसे वैसे ये जो फ्लावर है वो खिलता जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। देखिए द ट्यूलिप फ्लावर ब्लूम एट मिड मॉर्निंग एज द टेम्परेचर राइजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो ये फ्लावर है ट्यूलिप का, ये क्या करेगा, खिलेगा, ब्लूम करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब प्लांट के केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो प्लांट जिस तरह से एनिमल में कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, वैसे ही प्लांट में भी कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं। उस हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में,
फर्स्ट वन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड सेकेंड वन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन्स। तो प्लांट के पास भी दो हार्मोन्स है, कुछ हार्मोन वो होंगे जो कि प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और कुछ हार्मोन ऐसे होंगे जो कि प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन से हार्मोन है? फर्स्ट वन ऑक्सिन, सेकेंड वन जिब्रेलिन, थर्ड वन साइटोकाइनिन। ये तीनों के तीनों कैसे हैं? प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। एंड सेकेंड जो है ये है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो जो आपका एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन होते हैं ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो प्लांट का ग्रोथ है उसको इनहिबिट करते हैं। यहाँ पर कुछ हार्मोन्स और उनके फंक्शन दिए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सिन का। तो ऑक्सिन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? रूट एंड शूट के टिप पर होता है। ये क्या करता है? सेल के इनलार्जमेंट में हेल्प करता है। सेल के इनलार्जमेंट को प्रमोट कौन करता है? वो ऑक्सिन प्रमोट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिब्रेलिन का। जो जिब्रेलिन होता है ये स्टेम एंड फ्रूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है। एंड इसके अलावा साइटोकाइनिन की बात करें, जो साइटोकाइनिन है ये इसका सिंथेसाइज कहाँ पर होता है? जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन हो रहा होता है। ऐसे फ्रूट और सीड में किसका जो है सिंथेसिस होता है? साइटोकाइनिन का। ये क्या प्रमोट करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। सेल डिवीजन को प्रमोट कौन करता है? साइटोकाइनिन। हमारा नेक्स्ट हार्मोन है एथाइलिन। जो एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड होते हैं ये कैसे होते हैं? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होते हैं। एथाइलिन क्या करता है? फ्रूट के राइपनिंग को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। फ्रूट को पकाने में कौन हेल्प करता है? वो एथाइलिन है। और ये क्या करता है? प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। प्लांट के ग्रोथ को कौन इनहिबिट करता है? एथाइलिन। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ये लीव्स की विल्टिंग करवा देता है। जो एब्सिसिक एसिड होता है ये लीव्स की विल्टिंग करवा देता है, लीव्स मुरझा जाती है। वो कौन करवाता है? एब्सिसिक एसिड। ये देखिए ये बिल्कुल हेल्दी ग्रीन प्लांट है। ये बिल्कुल हेल्दी ग्रीन प्लांट है। धीरे धीरे ये प्लांट कैसा हो रहा है? आपको येलो कलर का होता दिख रहा है। और फाइनली ये जो यहाँ पर देखिए लीव्स यहाँ से अलग हो गई है। तो इस लीव्स की विल्टिंग में और एब्सेशन में कौन हेल्प कर रहा है? यहाँ पर एब्सिसिक एसिड। अब देखिए यहाँ पर एक प्लांट है, इस पर हमने जिब्रेलिक एसिड डाला। देखिए इसका ये नोड जो है पहले कैसा था? बहुत ही स्मॉलर था, बहुत ही छोटा सा यहाँ पर नोड दिख रहा है। जब इस पर हमने जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया देन इसका जो इंटरनोड है देखिए इलांगेट कर गया, इतना बड़ा सा हो गया ये। ठीक है, तो सेल के इलांगेशन में कौन हेल्प करता है आपका? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो पीनियल ग्लैंड है इसका लोकेशन क्या है? पीनियल ग्लैंड का जो लोकेशन है वो डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन है। इसके हार्मोन का नाम क्या है? मेलेटोनिन। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं थायराइड ग्लैंड का। अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें, ये जो ग्लैंड आपको दिखाई गई है ये क्या है? थायराइड ग्लैंड है। ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। जो थायराइड ग्लैंड है ये नंबर में कितनी होती है? सिंगल होती है। लोब इसके कितने होते हैं? 2 लोब होते हैं। लोकेशन इसका क्या होता है? आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। एंड हार्मोन कौन सा थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है? तो थायरॉक्सिन। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड के अलावा यहाँ पर आपका ये क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड है। जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है नंबर में कितनी होती है? 4 होती है। लोकेशन क्या होता है? बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्लैंड में ही यहाँ पर आपको पैराथायराइड ग्लैंड जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है पैराथायराइड ग्लैंड है। ईच लोब में आपको 1 पेयर पैराथायराइड ग्लैंड दिखाया गया है। थायराइड के एक लोब में 2 आपको क्या दिखाया गया है? पैराथायराइड ग्लैंड। एंड जो है इसके अलावा हम लोग बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन कौन सा सिक्रीट करती है? तो पैराथ हार्मोन। हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? बिटवीन द लंग्स एंड बीनीथ द स्टर्नम। दोनों लंग्स के यहाँ पर आपके एक लंग्स है एक लंग्स यहाँ है, इनके बीच में जो आपको दिखाया गया वो क्या है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है? बिटवीन द लंग्स एंड बीनीथ द स्टर्नम। स्टर्नम यहाँ की जो बोन होती है आपकी वो है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
एड्रिनल ग्लैंड का। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो नंबर में कितनी होती है? 1 पेयर। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो नंबर में 1 पेयर होती है। एंड लोकेशन की बात करें तो देखिए ये दोनों किडनी है, इसके एंटीरियर रीजन पर क्या पाया जा रहा है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन जो सिक्रीट करती है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? कार्टिकॉइड। और जो मेडुला होती है उसके हार्मोन का नाम होता है कैटेकोलामिन। तो एड्रिनल ग्लैंड का बेसिकली बात करें तो स्ट्रेस हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स का नाम क्या है? इसे स्ट्रेस हार्मोन बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैनक्रियाज का। जो पैनक्रियाज होता है इसे क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। लोकेशन क्या होता है? बिटवीन द ड्यूडेनम। एंड हार्मोन्स कौन सा प्रोड्यूस करती है? इंसुलिन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओवरी का। तो ओवरी जो होती है वो फीमेल की बॉडी में पाई जाती है। नंबर इसका क्या है? 1 पेयर। एंड लोकेशन क्या होता है? लोअर रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एंड हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करती है? ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। वहीं पर बात करते हैं टेस्टिस का। ये जो दिखाया गया टेस्टिस है, जो टेस्टिस होता है वो मेल में पाया जाता है। नंबर कितना होता है? 1 पेयर। और ये लोकेटेड कहाँ पर होता है? स्क्रोटम में। जो टेस्टिस है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो वो स्क्रोटम में लोकेटेड होता है। एंड ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है टेस्टिस? तो टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर है ये आपको? ठीक है। तो ये देखिए एनसीईआरटी का फिगर हमने ले रखा है। ये जो आपको दिखाया गया है यहाँ पर टेस्टिस ये दिखाया गया है, ये आपको मेल एंडोक्राइन सिस्टम दिखाया गया है, ये आपका यहाँ पर ओवरी दिखाई गई है, एक ये है, एक ये है। तो ये आपका क्या दिखाया गया है? फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस का। जो जिस तरह से बात हम कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो उसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। एंड हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ये देखिए ये जो है ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस लोकेटेड कहाँ पर होती है? बिलो द थैलेमस। थैलेमस यहाँ होता है, थैलेमस के जस्ट नीचे क्या है? हाइपोथैलेमस है। देखिए हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफेलॉन एंड इट रेगुलेट द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी। क्योंकि हाइपोथैलेमस ही ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका कंट्रोल पावर किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास है। इस वजह से हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। यहाँ पर कुछ हार्मोन्स है। एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? तो एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है उस हार्मोन का नाम क्या है? एड्रिनालिन है। उस हार्मोन का नाम क्या है? एड्रिनालिन है। एड्रिनालिन हार्मोन कौन सिक्रीट करती है? तो एड्रिनालिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड, इसका काम क्या है? ये फाइट एंड फ्लाइट में हेल्प करती है। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है उस हार्मोन का नाम क्या है आपका? तो थायराइड ग्लैंड हमने पहले बताया था वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, जो कि किस में हेल्प करती है? जो कि प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। नॉर्मल ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है ये। इसकी डिफिशियंसी से ग्वाइटर एंड डॉर्फिज्म होता है। वहीं पर बात करते हैं इंसुलिन का। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। इससे कौन सा डिजीज होता है? अगर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो उस केस में ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? डायबिटीज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म का। देखिए जैसे कि बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ होता है, तो जो पैनक्रियाज की सेल है वो क्या करती है? रिकॉग्नाइज कर लेती है। देन वो किसका सेंसिस करवाती है? इंसुलिन का सेंसिस करवाने लगती है, जिससे ये क्या करता है? जाकर शुगर पर लगता है। तो जो वहाँ पर शुगर को, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और वापस से जो शुगर है वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। ये देखिए
जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट करता है उसका नाम क्या है? तो वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन ही क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर बॉडी में इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, उस केस में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अगर इस ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, उस समय हमारी पैनक्रियाज की जो सेल है इसे रिकॉग्नाइज कर लेती है, देन ये किसका सिंथेसिस करवा देती है? इंसुलिन का। अब ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन जाकर ग्लूकोज में लगेगा और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। देन जो ग्लूकोज है वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। तो हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। इसका हम लोग क्वेश्चन अब करेंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं। थैंक यू।